साइंस यानी भारतीय आधुनिकता की एक तरफा प्राथमिकताओं के बारे में वंदे भारत ट्रेन क्या कहती है, यानी यहां पर वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ भारत एक तरफ है वंदे भारत ट्रेन जिसको भारत सरकार कहती है, देखो मुझे लगता है ना इसको आपको पढ़ना चाहिए, और एक तरफ है यानी भारत की समस्या। इन्होंने दोनों विषयों को मिला दिया कि हम वंदे भारत जैसे ट्रेन की बात तो करते हैं, और इन्होंने कहीं नकारा नहीं है कि आप इनको नकार दीजिए, इसको आप चलाइए, लेकिन चलाने से पहले रिफॉर्म लाइए। क्या लाइए? चलाने से पहले, वंदे भारत चलाने से पहले रिफॉर्म लाइए। कैसे लाइए? जैसे अब मान लीजिए वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी, आगे भैंस आ गई, भैंस आ गई तो क्या हो गया, वंदे भारत ट्रेन पूरा उखड़ गई। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है वंदे भारत चलाइए, लेकिन उसके साथ साथ जो फेंसिंग वगैरह होती है, जो बाड़ बंदी होती है, उस सबको भी आप व्यवस्थित करिए। यानी वंदे भारत चलाइए, लेकिन हिंदुस्तान में जो अन्य समस्याएं हैं उसको भी साथ लेकर के चलिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चे, जो कंपेयर इन्होंने भारत का और विश्व का किया है ना, वो आपको एकदम, यानी जो डेवलपमेंट की अप्रोच हिंदुस्तान की है और जो डेवलपमेंट की अप्रोच पश्चिम की यानी वेस्टर्न वर्ल्ड की है, आप देखेंगे दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो आज के बाद से अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज पर आपको एनालिसिस करना, एक नए आयाम से सीखना है, एक नए डायमेंशन से सीखना है, तो ये एडिटोरियल पढ़ना अनिवार्य से भी अनिवार्य है। बस इसका वही लास्ट सेगमेंट जो आएगा वो एकदम मजेदार है, और वो आखिरी में है, स्टार्टिंग में तो इंट्रो और ये सब चलेगा कि यानी भारत हमारी अप्रोच क्या है और पश्चिमी पश्चिमी विश्व की अप्रोच क्या है। आपको आप देख के दंग रह जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। हमारी अप्रोच हमें लगता है बड़ी अच्छी, लेकिन है वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आए। तो बुनियादी ढांचा GS3 इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है, और इसके अलावा समावेशी विकास भी, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास भी सिलेबस का एक पार्ट है। क्या है? समावेशी विकास भी, इंक्लूसिव ग्रोथ भी जो है एक पार्ट है। तो ऐसे में हमें यहां पर फोकस करना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन आपके सामने है, ट्रेन 80 मेरे प्यारे बच्चों, 18 सॉरी, जिसे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाया गया है, याद रखिए। पहली बार 15 फरवरी 2019 को ये हमारे सामने आई। और इसकी खूबियां क्या है इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये सरकार इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है, इसलिए ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपसे बात कर रहा हूं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। पहली भारत की हाई स्पीड ट्रेन है, पहली इंजन रहित ट्रेन है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें यूरोपियन शैली की सीटें हैं, LED प्रकाश व्यवस्था है, GPS आधारित सिस्टम है, मॉड्यूलर जैव शौचालय है, बायो टॉयलेट्स हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा यानी ऑब्वियस है स्लाइडिंग सिस्टम है निकलने उकलने के लिए, और जो दिव्यांग है उनके अनुकूल शौचालय बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगस्त 2021 तक भारतीय रेल 2 वंदे भारत ट्रेन चला रही थी, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा। अब 2022 के केंद्रीय बजट में कहा गया है कि 2025 तक यानी अगले 3 वर्षों में 400 मोर यानी 400 से ज्यादा वंदे भारत चलाई जाएंगी, याद रखिएगा। अब उसके बाद ये हो गया वंदे भारत 1.0 यानी 2। अब वंदे भारत 2.0 जरा ध्यान रखें। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर स्टेशन से तीसरे वंदे भारत ट्रेन जो गांधीनगर से मुंबई जाएगी उसको रवाना किया। अब आप देख सकते हैं, और इसकी खूबसूरती क्या है, इसमें कवच टेक्नोलॉजी लगी हुई। क्या लगी हुई? कवच टेक्नोलॉजी लगी हुई, यानी कि ये टक्कर नहीं होगी, ये टक्कर से अलग ट्रेन है, यानी कवच से टक्कर रोधी ट्रेन इसे बना दिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका एयर प्यूरिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छा है, सोलर सिस्टम से चलाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ अंतर है। वंदे भारत 1.0, वंदे भारत 2.0 आएगा नहीं, मैं फिर भी मैंने रख दिया, आपको पढ़ना होगा, एंजॉय के लिए पढ़ लीजिएगा। अब वही है कि न्यूज आई वंदे भारत इन न्यूज, भैंस से टकरा गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इस टाइप की बहुत सी न्यूज आई, देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। न्यूज आई वंदे भारत इन न्यूज, भैंस से टकरा गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इस टाइप की बहुत सी न्यूज आई, देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब राइटर यहीं पर पकड़ लेते हैं कि जी ये जो न्यू इंडिया है इसकी जो प्राथमिकताएं वो थोड़ी अजीब सी हैं। अब हमें इनके इनकी लैंग्वेज के हिसाब से तो आंसर लिखना नहीं, लेकिन अब वो अजीब प्रथाओं में क्या क्या पॉइंट, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अजीब प्रथा सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आइए देखें हैं कि मतलब इन्होंने प्रश्न उठाया है कि हम ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जिसमें गरीबों का कोई स्कोप नहीं है। हम ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जिसमें गरीबों की कोई स्कोप नहीं है, तो खैर ये प्रश्न उठता भी है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, उन्होंने यही क्वेश्चन उठाया कि रेलवे ने न्यू ट्रेन तो बना ली नए जमाने की, लेकिन वो फेंसिंग वगैरह नहीं डेवलप कर पाई कि जिससे यह जिन पटरियों पर चले। ऑब्वियस इसके लिए अलग पटरियां बिछाई गई हैं,
तो कम से कम वहां पर कोई जानवर या कोई अन्य चीज ना आने पाए, तो इस पर ध्यान देना था। ठीक है ना। अब आते हैं यानी हिंदुस्तान में क्या क्या चुनौतियां हैं। यानी वंदे भारत ट्रेन ठीक है, लेकिन भारत को इन चुनौतियों पर भी फोकस करना चाहिए, यानी इन चुनौतियों पर भी फोकस करना चाहिए। ये पॉइंट अच्छा इन्होंने उठाया। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं वे सपने जो भारत को सोने ना दे, उस टाइप के पॉइंट। तो मेडिकल फैसिलिटीज, अब देखिएगा, ठीक है ना। यानी अब आप देखिएगा, आज हमारे यहां मेडिकल टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन अधिकांश प्राथमिक देखभाल क्लिनिकों में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। तो पहली समस्या ये हो गई, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छे नहीं चल रहे। याद रखें। अब इसके बाद कहा गया हम ज्यादा टीकों का उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी हम ही दुनिया में बिना टीकाकरण वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या का घर भी है। तो वो यही कह रहे हैं कि भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अजीब सा डेवलपमेंट है कि एक तरफ मेडिकल टूरिज्म भारत में बहुत ज्यादा, यानी विदेशी लोग आते हैं हिंदुस्तान में जो है अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन वहीं पर समस्या यह है कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वह अच्छा काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ टीका सबसे ज्यादा विश्व में हम ही बनाते हैं, लेकिन हमारे ही विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो वैक्सीन से वंचित हैं दोनों। तो ये सारे पॉइंट मतलब ऐसे आपको बस ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें हमारे आधे बच्चे यानी 100 बच्चों में से 50 बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अपेक्षित न्यूनतम स्तर पर पढ़ लिख नहीं पाते हैं। जैसे असर वगैरह की रिपोर्ट का जिक्र आप सब यहां कर सकते हैं। तो यानी एक तरफ हमारे पास यानी जो हमारा विजन है आप देख सकते हैं, यानी हम यहां पर खड़े लेकिन ये समस्या है। फिर कह रहा है हम यहां पर खड़े लेकिन ये समस्या है। फिर उसके बाद वही जा रहा है हम यहां पर खड़े लेकिन, ठीक है, यानी हम एक ऐसा देश है जहां सभी कारों में सीट बेल्ट होनी चाहिए, यह नियम चलता है, लेकिन सड़क सुरक्षा के सबसे जो बेसिक रूल होते हैं जैसे कि रेड लाइन तोड़ना, गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना या किसी एक्सप्रेस वे के गलत साइड से नीचे उतरना भी यानी व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया गया। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। फूड सेफ्टी, हम एक ऐसे देश हैं, याद रखिएगा, कि जो दावा करता है कि हमारे अन्न भंडार में बहुत ज्यादा खाद्यान्न रखा हुआ, लेकिन वो सब कौन खा रहा है? कीड़े खा रहे हैं, और हमारे लाखों बच्चे जो है भूख से मर रहे हैं या स्टंटेड है। तो ये देखिए मतलब हमारे पास ये है, उसके बाद फिर हम समस्या में है। हमारे पास कुछ अच्छा है लेकिन हम समस्या में। स्पोर्ट्स, हम ऐसे देश हैं जो दुनिया में सबसे अमीर खेल लीग होने का दावा करता है जैसे आईपीएल वगैरह, लेकिन हम अधिकांश वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में निराशाजनक प्रदर्शन करते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि हमें दोनों पहलुओं पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास महत्वपूर्ण लीग है, खूब पैसा है, लेकिन हम जो भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें हार जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, यानी हम एक ऐसा देश है जहां पर दैनिक जीवन के हर पहलू में टेक्नोलॉजी के उपयोग में आगे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें, लेकिन हमारे अधिकांश बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट तक पहुंची नहीं। यानी हम टेक्नोलॉजी में जो यानी मोबाइल में, लैपटॉप में, इन सब के उपयोग में पूरे विश्व में सबसे आगे, लेकिन आधे से ज्यादा लोग इससे वंचित हैं। डिजिटल डिवाइड है, आप देख सकते हैं दोनों बातें, ठीक है ना। ये सारी बातें ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हम एक ऐसे देश है जहां हमारी सबसे पवित्र नदियों के किनारे अति आधुनिक बुनियादी ढांचे को हम बनाते हैं, लेकिन जो उसका पानी है वह जहरीला प्रदूषण झेल रहा है। ठीक है ना। हम एक ऐसे देश है जहां सुंदर चार दीवाली वाली रिहायशी कॉलोनियां हैं, लेकिन हमारे पास कच्ची सीवेज, कचरे के ढेर और आवारा कुत्तों के झुंड हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ। तो इन संघर्षों के पीछे का कारण, तो यहां पर यह कहा गया है कि हम यानी कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं तो हम अमीरों पर फोकस करते हैं, यानी हम केवल बिजनेस के पर्पज पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनका कहना, इनसे 100% आप सहमत मत होइएगा, पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना, जो भी यहां से कुछ मिल जाए, लेकिन हम स्वच्छ शौचालय, अच्छे आवास, पीने के पानी, पौष्टिक भोजन, डॉक्टरों के साथ क्लिनिक और शिक्षकों वाले, अच्छे शिक्षकों वाले स्कूलों तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है ना। तो राइटर कहते हैं कि अगर हम भारत की और आधुनिक देशों की कंपेयर करें तो हमें भारत की जो विकास की प्रक्रिया है उसमें कुछ खामियां नजर आएंगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला सब भूल जाइएगा, वो तो केवल एक बैकग्राउंड था। आइए मॉडर्न कंट्रीज और इंडिया, इनके बीच कंपेयर करते हैं। यानी जो मॉडर्न कंट्रीज हैं जैसे पश्चिमी विश्व हो गया, अमेरिका हो गया, तो यहां पर देखिए वो उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक शिक्षा में निवेश करते हैं, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं। लेकिन भारत का देख लीजिए, हम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और आईआईटी के बड़े टावरों में निवेश करते हैं। अब देखिए कितना बड़ा अंतर, और ये सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। 2019 का निबंध पढ़िएगा, 2019 का 2019 का निबंध पढ़िएगा जरा। 2019 के निबंध में क्या लिखा हुआ? 2019 के निबंध में लिखा हुआ कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कारण? बिल्कुल है। अमर्त्य सेन भी यही कहते हैं। 2014 में अमर्त्य सेन वाला क्वेश्चन भी आया था, 14 या 15 में शायद, आप चेक करिएगा। वो भी यही कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें निवेश करने की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं, तो ये हमारे विकास की पॉलिसी में अंतर, हमें यहां फोकस करना चाहिए। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो एक लोक
लोकप्रियता के लिए भी हर एक प्राथमिक विद्यालय के साथ एक प्राथमिक चिकित्सालय को सुनिश्चित कराने की कोशिश करता है। एक तरफ प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, एक तरफ प्राथमिक चिकित्सालय चल रहा है। अब आप कहेंगे अच्छा, तो इसमें कौन सा आप बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, या इसमें क्या खास है, आपके मन में आ सकता है। मैं बताता हूं क्या खास है। प्राथमिक विश्वविद्यालय सॉरी प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य अगर एक साथ होंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बीमारी चूंकि ऑब्वियस कॉमन है, तो वहां पर आसपास के सभी समूह के लोग आएंगे। तो वो अगर उनके घरों में, यानी बीकर सेक्शन के जो लोग होंगे, ऑब्वियस है प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर मैक्सिमम वो जाएंगे जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है निजी डॉक्टरों के पास जाने के लिए। तो वो आते जाते, अगर मान लीजिए स्कूल भी देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेंटर भी देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे एजुकेशन के प्रति उनका नजरिया बदलेगा। और अगर किसी भी परिवार का बच्चा स्कूल नहीं, और सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे काम कर रहे हैं, तो मे भी उनका मन बदले। स्कूल को देखते देखते देखते, किसी भी चीज को देखते देखते आपका एक लगाव होता है उसके साथ। तो मैंने इसलिए कहा कि मतलब ये नियम बना देना चाहिए, ट्विन सिस्टम, कुछ भी ऐसा, हेल्थ एंड एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन, ये सेंटर एक साथ होंगे या कुछ दूरी पर होंगे। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए वो कहां पर निवेश कर रहे हैं, किस प्रकार के शहरों में, जहां पर पैदल यात्री और साइकिल चल सके, वो ऐसे शहरों में निवेश करें, यानी उनका अर्बनाइजेशन ऐसा है। और हमारा कैसा, हम कार के अनुकूल शहरों में निवेश करते हैं जहां फुटपाथ तक नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं।